हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज बच्चों आपके सामने इस क्लेवर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 16 बच्चों आ चुका है और आज के टेस्ट के अंदर बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ यंग्स मॉडुलस और इलास्टिसिटी के बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को। आई होप बच्चों आप इस पूरी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं चलो उनको घटिया बनाते हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बड़े आराम आराम से आपके बहुत सारे सवाल आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने इस टेस्ट सीरीज का जो था वो ये था, यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वाई। तो कोई एक वायर है, हमारी लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है इसकी, इस वायर की लेंथ एल है और इसका जो यहां से जो रेडियस होगा मेरे बच्चों वो आर है और इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो वाई के बराबर है। अब वो कह रहे हैं कि लेंथ को हमने चेंज कर दिया, रेडियस हमने आर बाई टू कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस कितना होगा। तो मेरे बच्चों ऐसा सवाल देखते ही आपको इमीडिएटली टिक करना है, यंग्स मॉडुलस आपका वायर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। यंग्स मॉडुलस एक हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अगर आप सही शब्द एनसीईआरटी वाला यूज करें तो इट इज योर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि डेंसिटी। तो आप अगर पानी का एक गिलास लें, मतलब एक गिलास के अंदर पानी लें या एक समंदर में पानी लें, तो अमाउंट ऑफ पानी कितना भी हो, चाहे पानी गिलास में है चाहे समंदर में है, उसकी डेंसिटी सेम रहती है 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। वैसे ही यंग्स मॉडुलस भी डायमेंशंस के इंडिपेंडेंट है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये आपका डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस हमारी डायमेंशन पे डिपेंड करती है लेकिन रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, सेम वैसी माहौल यहाँ पे भी आपका होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अगर आप देखें, आपको यहाँ पे गिवन है कि हम एक m1 मास पे F फोर्स लगा रहे हैं, इस m1 मास पे, है ना, अगर आप इस मास को देखें तो एक F फोर्स लगा रहे हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, अ फोर्स F इज अप्लाइड, एक फोर्स को हम लगा रहे हैं m2g/2 और इस फोर्स की वैल्यू को अगर आप देखें, इस फोर्स की वैल्यू को अगर आप देखें, दिस कम्स आउट टू बी m2g/2। इस फोर्स की वैल्यू को अगर आप देखें, इट कम्स आउट टू बी m2g/2 if the area of cross section of string is a and Young's modulus is y। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ये अगर आप स्ट्रिंग देखें, ये स्ट्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है मेरे बच्चों, इसका यंग्स मॉडुलस y है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मेरे बच्चों a है। आपसे पूछा गया इसके अंदर कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट। मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। इस स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ टेंशन होगी जिससे हमारा स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, डेल्टा एल बाई एल, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत प्यारा सवाल है। तो मेरे बच्चों देखो यार, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद रखें विच इज एफ एल बाई ए डेल्टा एल, तो आप अगर यहां से डेल्टा एल बाई एल अगर नीचे ले आए तो बेसिकली अगर आप देखें, बेसिकली यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू निकालें इट इज एफ अपॉन ए बाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्ट्रिंग में मुझे इसका एरिया और यंग्स मॉडुलस गिवन है। मुझे अगर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पता लग जाए, बिकॉज फोर्स जो अंदर स्ट्रिंग के है वो टेंशन है, तो ये अगर टेंशन अगर आप देखेंगे ये टी है, यहाँ पे भी टेंशन अगर आप देखेंगे ये टी है, ये नीचे जो वेट लग रहा है मेरे बच्चों ये m2g है और इधर हमारी जो फोर्स लग रही है F, वो वैल्यू भी अगर आप देखें तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, m2g/2, है ना, दिस इज m2g/2। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हमें इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू अगर मिल जाए तो मेरे लिए काम जो है मेरे बच्चों बहुत आसान हो जाएगा। मुझे बस वो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करनी है, बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर एलोंगेशन उसकी टेंशन की वजह से होगा। तो आगे अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन की तरफ आपका रूट हो रहा है कि अगर मान लो ये नीचे गिर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ और ये हमारा फॉरवर्ड जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो अगर आप यहाँ पे सिंपल एक इक्वेशन लिखें, क्या इक्वेशन है, t माइनस m2g, t माइनस m2g/2 इज इक्वल टू m2 into a, है ना। t forward minus backward is the net force, net force is mass into acceleration, sorry it is mass into acceleration, तो it is m1 into a आ जाएगा। और अगर मैं यहां पे देखूं तो दिस कम्स आउट टू बी m2g minus t। अगर आप देखें नेट फोर्स नीचे लगेगी कितनी, m2g minus t, एंड दैट कम्स आउट टू बी विनेसर सिंपली m2 into a। सिंपली अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड करें तो देखो यहां से बेटा t से t आपका कट गया, m2g minus m2g/2 it comes out to be m2g/2, है ना, m2g minus m2g/2 is m2g/2 is equal to m1 plus m2 into a। तो इसको उठा के अगर मैं इसके नीचे ले आऊं तो मुझे लगता है कि भैया क्वेश्चन हमारा काफी हद तक कंक्लूड हो गया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ रही है m2g अपॉन m1 प्लस m2, इसके बराबर हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी और m2g और ये 2 का फैक्टर भी एक साथ निकल के आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं बेटा यहां से अब टेंशन की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लूं, अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहां पुट करूं एंड लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है। इट कम्स आउट टू बी m1 into a, यानी कि m1 m2g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। मेरे बच्चों आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना, m1 into a और प्लस m2g/2, तो प्लस m2g
बाय 2 अगर आप करें तो ये आप टेंशन की वैल्यू निकाल लो, आगे बेटा एलसीएम वगैरह ले लो, और यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो टेंशन के बराबर होगी। वो जो टेंशन उसके अंदर है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी एलोंगेशन के लिए। ठीक है, तो आई गेस आगे क्वेश्चन सारी जो भी कैलकुलेशन आप पूरी कर लीजिएगा मेरे बच्चों। आपका फाइनल आंसर जो भी है, देखो एक्सेलरेशन हमारी इसके बराबर आ गई जो भी हमने निकाली, m2g/2 × m1 + m2। आप सॉल्व करें, टेंशन इज वही m2g + m1 × a, जो वही मैंने आपके सामने लिखा, ये एलसीएम लेके सारा इसके बराबर आ जाएगा, और बाकी वही मेरे बच्चों t/a है ना, f की जगह t आ जाएगा बस, तो f की जगह t आ जाएगा, t/a, तो t की वैल्यू अपॉन a अगर आप पुट करें, फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों आपका सी ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई होप ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगला सवाल हमारे सामने है, कह रहा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट तो सबसे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। जितना मटेरियल हमारा हार्ड होता है उतना ज्यादा इलास्टिक होता है, बिकॉज उसको स्ट्रेच करना खींचना उतना ज्यादा कठिन होता है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, एंड फॉर अ गिवन डिफॉर्मेशन स्टील रिक्वायर्स अ लार्जर रिस्टोरिंग फोर्स। डेफिनेटली बेटा, क्योंकि अगर किसी चीज को हमें स्ट्रेच करना मुश्किल है, मतलब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो स्टील के अंदर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स है, तो तभी वो ज्यादा हार्ड है स्ट्रेच करना। तो हार्ड ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खूबसूरती से उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी तो इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ए ऑप्शन जो है मेरे बच्चों हमारा बिल्कुल सही जवाब, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल का मतलब क्या है कि यंग्स मॉडुलस जो होगा उन दोनों वायर्स का वो सेम होगा, मटेरियल सेम है। तो वायर 1 हैज ट्वाइस द डायमीटर, तो आप मान के चलिए ये हमारा वायर है, वायर 1 है ये हमारी, है ना, एंड लेंथ ऑफ वायर 2। तो अगर मैं आपके सामने ये वायर 1 बनाऊं और यहां पे मेरे बच्चों अगर मैं आपके सामने ये वायर 2 बनाऊं, तो यहां पे जो लेंथ है वायर की, लेंथ से वो L है, और इसका एरिया अगर मेरे बच्चों A है, एरिया अगर हमारा A है, आपको कह रहा है वायर 1 हैज ट्वाइस द डायमीटर, वायर 1 का डायमीटर ट्वाइस है। तो डायमीटर ट्वाइस है मतलब रेडियस भी डबल है, मतलब एरिया 4 गुना है। मतलब मेरी बात तो समझ गए, मतलब अगर डायमीटर डबल है तो मतलब उसका जो रेडियस है वो भी डबल है, मतलब जो एरिया होगा, एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल से एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आर को मैं डबल करूंगा तो एरिया हमारा 4 गुना होगा, और एंड ट्वाइस द लेंथ, तो जो लेंथ होगी मेरे बच्चों उसकी वो होगी वो 12, लेंथ जो होगी वो 12 के बराबर होगी। तो बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, दोनों को जो फोर्स भी हम लगा रहे हैं ये भी हमें दे दिया, दोनों तरफ जो फोर्स है स्ट्रेचिंग फोर्स वो भी सेम है, तो इधर भी जो फोर्स लग रही है वो भी हमारी सेम है। ठीक है जी, अब बचा क्या आपके सामने, आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ एलोंगेशन इन वायर 1 टू दैट इन वायर 2। तो बेटा देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला अगर आप याद रखो वो होता है एफ एल अपॉन ए वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका एफ एल अपॉन ए वाई। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को दिमाग में रखूं तो डेल्टा एल वन की वैल्यू आएगी, अगेन फोर्स एफ है, लेंथ उसमें 2L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है मेरे बच्चों वो हमारा 4A है, 4A है इंटू यंग्स मॉडुलस जो है मेरे बच्चों वो हमारा y है। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू इसके बराबर है, मैं वायर 1 हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड ट्वाइस द लेंथ, हाँ तो लेंथ उसकी डबल है। ठीक है, और ऐसे ही जो डेल्टा L2 आ जाएगा मेरे बच्चों, अगेन दैट इज फोर्सेस एफ एल अपॉन मेरे बच्चों ए वाई, वो उसके बराबर आ जाएगा। सिंपली अगर आप और कुछ ना करें, इन्हें आपस में डिवाइड करें, तो आप देखो यहाँ पे एफ से एफ कट गया, एल से एल कट गया, ए वाई से ए वाई कट गया, तो रेशो अगर आप लें ये रेशो 1:2 आ जाएगी, यानी कि डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 कम्स आउट टू बी 1:2। तो 1:2 आपका सही जवाब है। आई गेस अगर आप थोड़ा सा भी इसे सॉल्व करें तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आपका आंसर बड़े प्यार से यहाँ पे मेरे बच्चों निकल आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। तो मतलब इसका क्या होता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे है, अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो एक्सेलरेशन होगी मेरे बच्चों वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो माइनस साइन का मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन होती है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे इसे देखें तो अगर ये राइट है तो वो लेफ्ट है, तो इनका जो आपस में फेज है मेरे बच्चों वो 180 डिग्री है, दैट इज पाई रेडियन। अगर आपको प्रॉपर मैथमेटिकली करना है तो एक्स बेटा होता है हमारा ए साइन ओमेगा टी, अगर आप किसी बच्चे का मन है तो करो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एक्स, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी, और ये माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए मेरे बच्चों आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है बेसिकली वो माइनस साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये पाई एक्स्ट्रा है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई है। तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा मेरे बच्चों हमारा सी ऑप्शन निकल के आएगा। आप लोग सॉल्व करें, सॉल्व करके सही आंसर आपका निकल आएगा, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है, यानी कि उनका यंग्स मॉडुलस जो होगा मेरे बच्चों वो सेम होगा, ठीक है जी। हैव देयर लेंथ इन द रेशियो 1:2, तो L1 इज टू L2 की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर है, लेंथ की जो रेशियो है वो 1:2 है, एंड डायमीटर्स इन द रेशियो 2:1, तो जो रेशियो डायमीटर की हुई वही रेशियो हमारी रेडियस की हुई, R1 is to R2 जो है वो 2:1 है, मतलब एरिया की जो रेशियो होगी वो 4:1 होगी, बिकॉज हमें पता है एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली आपको एरिया की रेशियो भी मिल जाएगी। तो लेंथ की रेशियो गिवन है, एरिया की रेशियो गिवन है, आपसे पूछा गया है व्हेन स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, तो ये भी हमें गिवन है कि एफ जो है वो भी सेम है, तो आपसे पूछा गया वर्क डन इन रेशियो ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। तो बेटा देखो ये अब आपको याद होना चाहिए कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हो तो वर्क की जो वैल्यू होती है उसके अंदर वो होती है हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक ये छोटी सी एक फिगर बनाऊं, मेरे पास मान लो ये एक रॉड है और मैं इस रॉड को अगर स्लोली स्ट्रेच कर रहा हूं F4 से, और मेरे स्ट्रेच करने से इसके अंदर अगर एलोंगेशन डेल्टा एल आ जाए, मतलब डेल्टा एल ये स्ट्रेच हो जाए, और स्लोली स्ट्रेच कर रहा हूं, धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहा हूं, मतलब पहले फोर्स की वैल्यू कम थी फिर धीरे धीरे उसको मैं बढ़ाता गया, तो अगर मैं धीरे धीरे उसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो हमारा जो वर्क निकल के आता है वो आता है हमारा हाफ इंटू एफ इंटू मेरे बच्चों डेल्टा एल। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर स्लोली स्ट्रेच कर रहे हैं अपन तो एफ का एवरेज वैल्यू जो होगा वो हमारा F/2 होगा, मतलब अगर स्लोली, मतलब ये मैं यहां लिख देता हूं, है ना, स्लोली अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्लोली अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं ऐसे मान के चलिए, तो मतलब धीरे धीरे जीरो से एफ आप जा रहे हो, तो एवरेज वैल्यू जो फोर्स की होगी जर्नी में उसे आप F/2 ले सकते हो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो होगा हमारा वो हमारा वर्क होता है आपका, ठीक है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके अंदर एक स्प्रिंग की तरह ये बिहेव करता है, तो हाफ के एक्सक्यूरियल एनर्जी अंदर स्टोर होगी, उतना हमारा बेसिकली वर्क हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फोर्स भी हमारी सेम है, फोर्स भी हमारी सेम है, तो जो भी वर्क है उसकी जो रेशियो होगी वो लेंथ की, चेंज इन लेंथ की रेशियो के बराबर होगी, है ना। तो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2, और डेल्टा L1 क्या होगा बेटा हमारा, पहले के केस में आएगा एफ L1 अपॉन A1y, दूसरे के केस में आएगा एफ L2 अपॉन मेरे बच्चों A2y, है ना, FL अपॉन AY होता है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाए तो F से F कट गया, Y से Y कट गया, तो ये रेशो निकल के आएगी L1:L2, और साथ ही आपकी आ जाएगी A2:A1, ठीक है, L1:L2, L1:L2 और A2 ऊपर आओ, A2:A1, और L1:L2 की वैल्यू अगर आप निकालें वो आ जाएगी 1/2, ये आ जाएगी आपके सामने 1/2, और साथ ही साथ A2:A1, A2/A1 अगर हम उल्टा करें तो वो भी अगर आप देखो वो 1/4 आ गया, तो रेशियो जो निकल के आएगी वर्क की वो 1:8 आएगी। आई गेस एब्सोल्युटली दिस इज भाई 1:2, समझ गए ना मेरे बच्चों बात। W1/W2 अगर आप देखें तो सॉल्व करके 1:8 आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मेरे बच्चों, बात सही है, डन है, डन है। अगला हमारा क्या है, विद राइज इन टेम्परेचर द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल जनरली, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से याद रखिए यंग्स मॉडुलस मेरे बच्चों डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड में आपका रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल मटेरियल की स्ट्रेंथ वीक होती है, जिसकी वजह से आपका हमारा जो यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। इट्स प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नथिंग एल्स बच्चों। वायर को स्लोली स्ट्रेच किया, तो मेरे बच्चों याद रखिए जब भी हमें किसी वायर को स्लोली स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में हीट लॉस नहीं होता, है ना, हीट लॉस नहीं होता, ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो सारा का सारा जो वर्क है वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने में चला जाता है। तो अगर मैं एक वायर को स्लोली, मतलब धीरे धीरे अगर स्ट्रेच कर रहा हूं, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब जो है एक्चुअली, मतलब सीधा एफ नहीं आई, ऐसे सोचिए उसकी जो वैल्यू है वो 0 से एफ चेंज हुई है, 0 से एफ चेंज हुई है, तो आप मान के चलिए जो फोर्स का एवरेज वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, दैट इज 0 + F/2, इसे हम F/2 बोलते हैं। तो स्लोली स्ट्रेच करने में एवरेज फोर्स की वैल्यू आप मानिए कि F/2 है, और अगर वायर हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल दे रही है, मतलब स्ट्रेचिंग के दौरान, तो बेसिकली जो एनर्जी निकल के आएगी, जो वर्क निकल के आएगा वो आएगा हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, है ना। तो आप सोचो जो वर्क होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का एवरेज वैल्यू आप लोग, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, स्लोली स्ट्रेच कर रहे हो आप उसको, ठीक है। सडन जो होता है वो हमारा कांस्टेंट फोर्स होता है, तो अगर आप स्लोली स्लोली स्ट्रेच कर रहे हो, मतलब 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, तो एवरेज वैल्यू उसकी F/2 होगी, इनटू डिस्प्लेसमेंट आप करें, तो ये जो भी वर्क होगा ये इसके अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूछा गया वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग इज मेरे बच्चों, है ना, आपका हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, तो ये भी एक रूल आप याद रखिए, और इसके अंदर कोई हीट लॉस नहीं होता,
ठीक है। यहीं पे अगर आपसे वो ये पूछता कि मान लो आपने सडन स्ट्रेच किया, तो उस केस में फोर्स होती है कांस्टेंट, तो वर्क होता हमारा एफ इंटू डेल्टा एल, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हमेशा याद रखिए वो एफ इंटू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल है। तो उस केस में हमारा, है ना, उस केस में हमारा अगर वर्क आता है एफ इंटू डेल्टा एल, इतना उसके अंदर जाता है, मतलब 50% लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा लॉस भी नहीं होता। अगर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि स्लो स्ट्रेचिंग में लॉस होगा या सडन स्ट्रेचिंग में होगा, तो यू शुड नो द आंसर विल बी कि स्लो स्ट्रेचिंग में हमारा लॉस नहीं होता, सडन स्ट्रेचिंग में हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, बी बॉम्बे इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड उसका ए है, टाइम पीरियड टी है। तो हमारा एक पार्टिकल है समथिंग लाइक दैट, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0, हम यहां पे खड़े हैं, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड हमारा टी है। उसके बाद कह रहा है द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, अगर आप मीन पोजीशन से ट्रेवल करते हो तो एक्स की वैल्यू बेटा जो होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और हमें पूछा गया कि जब हम आधा, आई गेस ए बाई 2 पे पहुंचने का है ना, यही सवाल है, ए बाई 2, अगर आप यहाँ पे देखें, मतलब ए बाई 2 पे पहुंचने का वक्त कितना है, सवाल ये है कि यहाँ पहुंचने का जो वक्त है टाइम टी, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज द क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक्स मेरा ए बाई 2 के बराबर हो तो ए बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इसके बराबर आ जाएगा। और यहां से मेरे बच्चों ए से ए कट गया, साइन ऑफ समथिंग अगर हाफ है तो इसका मतलब जो समथिंग होगा मेरे बच्चों वो पाई बाय 6 होगा। आप इस बात से सहमत है? साइन ऑफ समथिंग अगर हाफ है तो मतलब अंदर जो उसके एंगल है वो पाई बाय 6 होगा, और अगर एंगल अंदर हमारा पाई बाय 6 है, ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 के बराबर आ जाएगा। एंड फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन से ये जो टाइम निकल के आएगा ये आएगा आपका t बाय 12, दिस टाइम कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों कितना, t बाय 12। तो फाइनली जो हमारा टाइम लगेगा मीन से मिडल तक पहुंचने का वो t बाय 12 के बराबर होगा। ए ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहे हैं फॉर ए वायर टू ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे बच्चों। एक वायर अपने वेट की वजह से, मास एम है, लेंथ एल है, अपने वेट की वजह से जब ब्रेक होती है तो उसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, द ब्रेकिंग लेंथ, मतलब कितनी कितनी मैक्सिमम लेंथ आप उसकी ले सकते हो, वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो मेरे बच्चों इस बात को आप समझो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो स्ट्रेस सबसे मिनिमम होगा वो वायर के बॉटम पे होगा, क्योंकि इसके नीचे वेट ही नहीं है। और इस वायर में, मतलब अगर आप एक वायर को अपने वेट के अंदर सस्पेंड कर दो तो वेरिएबल स्ट्रेस का क्वेश्चन होता है, और जो स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वो टॉप पे होगा, सिग्मा मैक्स होगा, और अगर आप उसकी वैल्यू भी निकालें इट इज mg अपॉन एरिया, है ना, क्योंकि यहां पे अगर आप जाओगे टॉप पे तो सारी वायर का जो वेट है mg वो लग रहा होगा, और mg अपॉन a विल बी माय स्ट्रेस एट द हाईएस्ट पॉइंट। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रेस हमारा अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाए तो मतलब वायर अब बिल्कुल ब्रेकिंग कंडीशन पे है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रेस हमारा ब्रेकिंग के बराबर है, अगर मैं उसके नीचे वाले किसी पॉइंट पे आऊंगा तो वहां पे स्ट्रेस ब्रेकिंग के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब वहां पे स्ट्रेस होगा वो कम होगा, मतलब अगर सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट का, है ना, जो स्ट्रेस है अगर वो ब्रेकिंग के बराबर हो गया तो मतलब अब वायर उस स्थिति पे है जिसमें वायर अब टूट जाएगी आपकी। तो अगर आप यहां पे इसको थोड़ी सी बुद्धि भी लगाएं, यहां आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी बच्चे का अगर मन हो कि मैं चाहता हूं कि वायर ब्रेक ना हो, तो मतलब याद रखिए कि जो हाईएस्ट स्ट्रेस भी है ना, ये कंडीशन लिखी है मैंने नॉट ब्रेक वाली, नॉट ब्रेक कि ना वायर ना टूटे। तो अगर वायर ना टूटे, जो हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रेस है mg बाई ए वो ब्रेकिंग से कम होना चाहिए। हाँ जी सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। और बेटा मास को आप लिखोगे बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी अपॉन ए इज लेस देन ब्रेकिंग स्ट्रेस, है ना। मास को लिखोगे क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ। और अगर आप यहां पे इसे देखो, एरिया से एरिया आपका कट गया, तो अगर आप इस लेंथ की वैल्यू को निकालें, इस लेंथ की वैल्यू को निकालें, दिस कम्स आउट टू बी लेंथ इज लेस देन सिग्मा बी बाय रो जी। लेंथ इससे छोटी होनी चाहिए, लेंथ इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब लेंथ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेंथ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिग्मा बी बाय रो जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब ये वो मैक्सिमम ब्रेकिंग लेंथ है जो एक वायर को आप दे सकते हो, इससे ज्यादा दोगे तो वायर आपकी टूट जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, जी पे डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर, गलत, डेंसिटी यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यस, बिल्कुल जी भी आ रहा है आपका, तो बी एंड सी दोनों ठीक है। तो आई गेस आप अपना फाइनल आंसर जो मार्क करोगे मेरे बच्चों, वो आप अपना डी ऑप्शन मार्क करोगे। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे 2 kg का मास है, इट इज अटैच टू द एंड ऑफ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। तो हमने एक वायर को 4 मीटर की लेंथ पे वो किया, डायमीटर उसका इतना है, इट इज विल्ड अलोंग द सर्कल एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो मतलब कुछ भी नहीं है बेटा, एक वायर है, तो एक m मास जो है हमने सर्कल में इसके अलोंग रोटेट किया है, लेंथ l है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो वायर के अंदर एलोंगेशन पूछी गई है, तो सबसे पहले आपको वायर के अंदर टेंशन पता होनी चाहिए बेटा। तो टेंशन जो भी होगी वो आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। पहली चीज आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। और जो रेडियस है सर्कल का वो लेंथ के बराबर है, वो वायर की लेंथ के बराबर है, ठीक है जी। और दूसरी बात हमसे पूछा गया है आपसे कि इसके अंदर एलोंगेशन, तो डेल्टा एल की वैल्यू जो होती है एफ एल अपॉन ए वाई। तो फोर्स जो है वो टेंशन के बराबर है, फोर्स जो है वो टेंशन के बराबर है, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर एल, है ना, इनटू एल एक और आ गया अपॉन मेरे बच्चों एरिया, एरिया की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर। आई गेस हमें उसका डायमीटर गिवन है 1 mm, तो रेडियस हो गया 0.5 मिलीमीटर, जिसे आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करो, है ना। और साथ ही साथ मेरे बच्चों आपका आ गया यंग्स मॉडुलस वाई, वाई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11। तो आप देखो सारा आपको डेटा गिवन है, आपको स्मॉल m की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2 kg, ओमेगा भी गिवन है मुझे कितना 1 रेडियन पर सेकंड, ये भी गिवन है मुझे, लेंथ भी गिवन है 4 मीटर, रेडियस और वाई भी गिवन है। सारा वैल्यूज आप पुट करिए, आगे प्योर कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आपका जो है वो 2.04 निकल आएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स इस एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब आपका t इक्वल टू 0 था, जब आपका t इक्वल टू 0 था तो मेरे बच्चों आप यहां खड़े थे, ठीक है। तो आप इस मोशन की इक्वेशन a sin ओमेगा t नहीं लिख सकते, आपको एक इनिशियल फेज लेना पड़ेगा और वो यहां पे π/2 के बराबर है, क्योंकि जब टाइम को हम 0 पुट करेंगे साइन के अंदर 90 होना चाहिए, तभी x a के बराबर आएगा। t इक्वल टू 0 पे आप a पे खड़े हो, अब आपसे पूछ रहा है डेफिनेटली पार्टिकल यहां से वापस आएगा, तो जब यहां पे पहुंचेगा तो टाइम कितना होगा ये सवाल है। और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये कितना है, ये हमारा a/2 की लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन ऑफ a/2। तो यही यहां पे लिखा है ना, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द एम्पलीट्यूड। तो ये जो एम्पलीट्यूड है बेसिकली कैपिटल ए, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल है, इसका आधा बेसिकली कवर करने में, ये जो आधा है ये वाला हिस्सा जो कवर करने में जो टाइम आएगा, ये कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, अगर x को मैं a/2 ही पुट कर दूं कि फाइनल लोकेशन मेरी a/2 हो, और ये साइन 90 प्लस थीटा मेरे बच्चों जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कॉस ऑफ समथिंग हाफ है, मतलब समथिंग की वैल्यू जो होगी वो π/6 होगी, समथिंग की वैल्यू जो होगी वो π/6 होगी, क्योंकि कॉस ऑफ नहीं सॉरी π/3 होगी, क्योंकि कॉस ऑफ 60 डिग्री जो होता है बेसिकली कॉस 60 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो मतलब ओमेगा टी की वैल्यू π/3 है, यहां से आप अपना सॉल्व कर लो, ओमेगा की वैल्यू 2π/T इनटू स्मॉल टी इक्वल टू π/3, और यहां से अगर बेटा मैं सॉल्व करूं, ये इसके साथ कट गया, तो टाइम की वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो इट कम्स आउट टू बी t/6, टाइम की वैल्यू आ जाएगी t/6, और टाइम पीरियड अगर मेरा t है तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम इज t/n, तो n की वैल्यू जो है मेरे बच्चों को 6 आ जाएगी, n की वैल्यू जो होगी मेरे बच्चों को हमारी सॉल्व करके 6 के बराबर आपकी निकल आएगी। सो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन भी आज का कंप्लीट होता है। सीरीज को फॉलो करते रहे, इसके सभी टेस्ट दीजिए बेटा, आपको बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी इंप्रूवमेंट इन क्वेश्चंस के सवालों से मिल रही होगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों, बाय।